डीआरडीओ ने आपको सम्मानित किया है। माइक्रोसॉफ्ट की 150 इनोवेटर्स की लिस्ट में आप आ गए। इतनी सारी अचीवमेंट्स है आपके नाम। जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो आप ना चीज़ें नहीं देखते, आपको बस मन लग जाता है उस काम को करने में। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी सारे काम किए। इंडिया ने आपकी कोई हेल्प की? अलग से कंप्यूटर दिया, प्रोजेक्ट लैब दी, काम करो, प्रोजेक्ट करो, आपकी टेंशन मत लो। ये जो ब्रेन सिग्नल मशीनें हैं होती हैं, ये किस चीज़ पे आधारित होती है और कैसे काम करती हैं? और आप सोच रहे हो कि ये रोबोट जो है ये आगे जाए, ये हाथ ऊपर करे, बस सोचना है, बोलना नहीं है, और उसके बेसिस पे वो काम करता है। एआई और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? हमेशा एआई और मशीन लर्निंग हमेशा सक्सेस बेटर नहीं है मैथमेटिक्स। तो आने वाले टाइम में संभावना है कि एआई नौकरियां छीनेगा? मैं कहूँगा कि नौकरी छीनेगा नहीं, नौकरियाँ ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे अपने आप को सर्वाइव किया वहाँ पे? तो मैं जब सिम लेने गया तो उन्होंने बोला कि सर आपका ना जापान में कोई बैंक नहीं है, आप पहले बैंक अकाउंट खुलवाइए। बैंक ने मुझे कहा कि सर आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सिम कार्ड होना जरूरी है। इंडियंस को जापानीज से कुछ सीखना चाहिए एक परफेक्शन और हार्ड वर्क। और जापानीज को क्या सीखना चाहिए इंडियंस? इंडिया से सीखना चाहिए स्मार्टनेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आपका स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। और फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंसान जो केवी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, एक सरकारी स्कूल में पढ़े और जापान जा पहुंचे, जिनको डीआरडीओ ने सम्मानित किया है। माइक्रोसॉफ्ट की 150 इनोवेटर की लिस्ट में वो शामिल हैं। उनके कई पेटेंट्स हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी सफलता के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे जापान, वो 7 साल से जापान में रह रहे हैं, तो जापान के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। आज का ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास होने वाली है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो स्वागत करते हैं आशीष छोकर का। आशीष भाई, स्वागत है आपका। हिम्मत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो बात कही बिल्कुल सही करी। मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि हम लोग जापान में और इंडिया में कितना डिफरेंस था। मैं ये भी फोकस करूंगा कि इंडिया में हमारा माइंडसेट क्या था टेक्नोलॉजी को लेके, हमारे तरीके को लेके, पढ़ाई के तरीक़ों को लेके, और जापान जाके कितना डिफरेंस आता है, मैं इस पर भी फोकस करूंगा। सबसे पहले आप हमारी जनता को बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं? जी, मैं अभी रिसेंटली एक काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जापान के अंदर। जी। मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा अभी प्रेजेंटली, क्योंकि जब मैं अगले पोस्टकास्ट में उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या प्रोडक्ट है, कितना यूनिक है और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी पर ऊपर। पर मैं इसके रिगार्डिंग हम लोग इससे पुराने प्रोजेक्ट पर बात करूंगा कि मैं अभी रिसेंटली एक फ्लाइंग कार पर काम कर चुका हूँ। फ्लाइंग कार? फ्लाइंग कार, अच्छा, यस। क्या बात है। फ्लाइंग कार बेसिकली ह्यूमन को बिठाकर, वो गैसोलीन से चलती है। फ्लाइंग कार एक ग्राउंड से करीब 40 मीटर या 50 मीटर पर उड़ेगी, और वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका ट्रैफिक होता है और फास्ट मूविंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो वो जापान में टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे थे, और जब वो काफ़ी हद तक डेवलप कर चुके हैं, तो वो आप काफ़ी हद तक वो नेट पे भी देख पाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में जी। और अभी भी वो उस पर काम चल रहा है। ठीक है। आप केवी में पढ़ते थे? जी केंद्रीय विद्यालय में? जी। यार, जापान कैसे पहुंच गए? इसकी एक लॉन्ग स्टोरी है। मेरे फादर जो थे वो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम्म। तो इसकी वजह से मैं उनका पोस्टिंग होती रहती थी। तो मैं गाजियाबाद में एक विशेष केंद्रीय विद्यालय के नाम से था ठीक है। प्रसिद्ध, तो उन्होंने वहाँ पर मेरा दाखिला कराया था, और मेरी सारी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। सारी स्कूल में? सारी स्कूलिंग। ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या है कि आपको जो क्राउड होता है वो काफ़ी हिंदी साइड का मिलेगा, थोड़ा डेवलप्ड इंग्लिश साइड में भी होगा, पर वहाँ पर आप जो एक्सपीरियंस फेस करते हैं, और धीरे धीरे उसी समय मुझे कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में पता चला कि मेरा एक्चुअली कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मेरा पैशन कहाँ है। मैं जब तीसरी क्लास का था मैं जी, तभी जाके मुझे पसंद आ गया कि यार मुझे यही करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे पढ़ाई करके जॉब करने से ज़्यादा मुझे इसी में मज़ा आ रहा है। तो मैं उसी पैशन को धीरे धीरे फॉलो करने लगा, और अब जाके मैं जापान के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में मैं अभी काम करता हूँ। अपने इंडिया में जनरली क्या होता है, पेरेंट्स सेफ जोन ज़्यादा खेलते हैं
कि बच्चों को सेफ जोन में रखना है या गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही ज़्यादा, जो कुछ गिने चुने सेक्टर हैं, ठीक है। तो आपने मतलब आपने अपने माइंडसेट को कैसे चेंज किया कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, मुझे कुछ अपने मन की सुनना है, मुझे अपने इंट्यूशन की सुनना है? हिम्मत जी, बात बिल्कुल सही है। इंडिया में ना पेरेंट्स आपके खिलाफ नहीं है। पेरेंट्स बस आपको किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं देखना चाहते। उन्होंने जो प्रॉब्लमें फेस करी हैं अपनी लाइफ में, सही बात है। जो दिक्कतें उन्होंने फेस की थी आज से 20 साल 30 साल पहले, वो प्रॉब्लम को माइंडसेट को लेके वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी वो प्रॉब्लम में फंसे। तो वो एक वो जोन को फॉलो करते हैं जिसमें उनका बच्चा है एग्जैक्टली ईजिली सक्सेसफुल होकर एक अच्छी कंपनी में और सक्सेसफुल बन सके। ठीक है। पर उसमें दिक्कत क्या है कि अभी के केस में उनके समय में जो दिक्कतें थी, जो सोसाइटी था उसमें, टेक्नोलॉजी थी, तरीके थे, वो अब हर दिन बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। अब वो फंडामेंटल यदि आज के बच्चों में लगाओगे ना, तो वो बच्चा ग्रो करने की जगह कंजर्वेटिवली घुट के मर सकता है। मतलब वो अंदर ही माइंटली डिप्रेस हो जाएगा, वो सक्सेसफुल भी नहीं कर सकता। यदि आप उसको ओपनली फ्री छोड़ दोगे ना अपने जो उसे मन करता है उसे करने में, तो वो उसमें और ग्रो कर सकता है। आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ा था? यस, मैं कहूँगा मेरे जो फादर थे वो ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करते थे मेरे चीज़ों को लेके, पर वो मुझे एक डायरेक्शन जरूर देते थे कि बेटा ये कर लो। और इंडियन माइंडसेट होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, वो हर जगह होता है, आज भी होता है। अच्छा। वो भी था मेरे घर में, पर इतना फोर्स नहीं था कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। पर मेरा एक्चुअली मैंने कोशिश भी की थी उनके तरीके से करने के लिए, पर मैं धीरे धीरे एक बंद कमरे में चुपचाप से छोटा मोटा चीज़ें करता रहता था जो मेरा मन करता था। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे इस चीज़ में, है ना। जैसे कि मेरा जो पैशन था, मेरा जो इंटरेस्ट था, वो कुछ प्रोडक्ट बनाने में था, इंटरेस्ट बनाने में। कि जब मैं छोटा था, जब तीसरी क्लास में होऊंगा, तब मेरे को पापा ने एक साइकिल दी थी घर में, और मैं साइकिल चलाते चलाते उसमें पंचर हो गया था एक बार। अच्छा। तो हम एक पास में एक पंचर रिपेयर करने वाली शॉप पे गया, और वहाँ पर मैं अपने भाई के साथ था, और वहाँ जब रिपेयर कर रहा था तो वो पंचर को रिपेयर कर रहा, मैं उसके बगल में जाके बिल्कुल ऐसे करके उसे देखता रहा कई आधे घंटे तक कि क्या कर रहा है, खोल रहा है, लगा रहा है, फिर सर्विसिंग कर रहा है। जब मैंने ये सब देखा ना, मेरे भाई ने देखा, मेरे फादर ने भी देखा कि ये अलग ही इंटरेस्ट है लड़के में, और मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को करने के लिए, पर जब मैं ये कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं खो गया था चीज़ों में। तो ना छोटी चीज़ होगी बच्चे के लिए। उसके बाद रिपेयर होने के बाद घर वालों ने ज़्यादा मुझे पिंच नहीं किया चीज़ का। फिर एक दिन घर की टीवी खराब हुई, 1996 की बात है। अच्छा। मेरे घर में टीवी खराब हुई। बड़ी पहले आती थी बड़ी टीवी, वो डिस्प्ले वाली, जिसमें CRT टीवी आती, कलर टीवी थी जिसमें CRT आती थी बड़ी। तो एक बार घर में बुलाया, वो एक सोल्डरिंग आयरन होता है रांग को लेके, वो कुछ रिपेयर कर रहा था, कुछ कैपेसिटर या कुछ चेंज कर रहा था। मैं उसके आगे बैठ गया, तो उन्हें लगा कि यह लड़का, मैं मुझे अलग ही मजा आता था उसे देखने में, करने में। फिर मैं उसमें कई घंटों तक उसके साथ क्या कर रहा है, ट्रबल शूटिंग कर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, 6-7 साल का है। फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था, वो जो भी कर रहा था इंटरेस्टिंग लगता था। तो एक बार ना मैं मम्मी पापा के साथ उनके गाँव गया था मेरा। तो मेरे मामा मामी ने और मेरे ननिहाल साइड से उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे जब जाते समय। अच्छा। तो जब मैं उस पैसे को लेके मैं अपने घर आया, तो मैंने घर वालों को नहीं बताया। मैं चुपचाप से जाके एक टेस्ट ट्यूब व्हीकल्स होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में मिलते हैं, वो जाके किसी मार्केट में जाकर चुपचाप से ख़रीद लिया। और मैं चुपचाप से अपने घर के अंदर बंद करके, मुझे अच्छा लग रहा था, मज़ा आता था। फिर मैंने उसे टेस्ट ट्यूब लगाया, उसमें उससे डिस्टिलेशन प्रोसेस को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। और मैं छोटा था तो मैंने एक गलती होगी, मैंने कहीं उसका जो एयर प्रेशर है लीक करना होगा, वो ब्लास्ट करके फट गया, और घर में आग, वो ब्लास्ट सा हो गया। तो घर वाली मम्मी आई, ये लग क्या है, क्या हुआ ये। तब जाके मुझे उन्होंने समझाया, डांटा भी था कि ये ऐसे मत करो, चोट लग सकती है कांच में। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए, छोटे छोटे, अपने कॉलेज स्कूल टाइम में, अपने इंटरेस्ट से, है ना। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा मज़ा ही हुआ है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर मैं एक कार्टून देखने लगा था, जैसे होता है ना डेक्स्टर लैबोरेटरी, और बैटमैन हो गया। तो डेक्स्टर लैबोरेटरी में वो साइंटिफिक काम करता रहता अपने रूम के अंदर। उससे मुझे मज़ा आने लगा कि यार ये मेरा आइडियल है। मुझे
एज ए हीरो बनने से ज़्यादा मुझे वो डेवलप करने में आता था मज़ा, इस टेक्नोलॉजी को। तो फिर मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो कुछ टूटा फूटा सामान होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का घर में, उसी से कुछ जोड़ जाड़ के बनाने की कोशिश करता था अकेले। तो काफ़ी इंट्रोवर्ट था, ये सब बनाता रहता था। ठीक है। और उसमें जाके मुझे इंटरेस्ट आने लगा था इन चीज़ों को लेके। पेरेंट्स देखते रहते थे? यस, उनके पता था कि मैं खिलौने की तरह देखते थे वो, पर वो बोलता था कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई में फोकस कर रहा था। खाली समय में, फ्री टाइम में बाहर जाने से अच्छा मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता था। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो पेरेंट्स के कहने से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। कुछ मेरा मन भी था कि भाई कुछ बड़ा करना है जी। तो यूपीएससी की तैयारी में बहुत वाइड सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। ट्रू। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन चलता रहता था, ये जो सिलेबस है इसको याद कैसे करूँ, क्योंकि याद करता था भूल जाता था, याद करता था भूल जाता था। तो मुझे कुछ मेमोरी की बुक्स मिली, मैंने उनको रीड करना शुरू किया। पढ़ना इस चीज़ से शुरू किया था कि ये मुझे यूपीएससी में हेल्प करेगी। अब मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी से गायब हो गया और मेमोरी की बुक्स में, वैदिक मैथ्स की बुक में मेरा इंटरेस्ट घुस गया। जी। अब मन करता है ये बुक्स पढ़ने का और करनी है यूपीएससी। तो मैं अपने उस टाइम पे, मुझे पता था अपने पेरेंट्स का माइंडसेट कि अब अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं वैदिक मैथ्स, मेमोरी की टेक्निक्स वगैरह सीख रहा हूँ, जिसका कोई स्कोप भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, क्योंकि कोई स्कोप था भी नहीं वहाँ पे, ना तो कोई ट्रेनर था, ना ही मैं कोई एग्जाम्पल दे सकता था कि इस फील्ड में किसी ने बहुत कुछ बड़ा किया है। जी। मैं क्या करता था, सामने मेरे यूपीएससी की किताब होती थी और उसके अंदर मेमोरी की किताब छुपा के रखता था। अच्छा। और पिछले 3-4 साल मैंने लगातार इस तरीके से मेमोरी की किताबें पढ़ी, वैदिक मैथ्स की किताबें पढ़ी। मेरे पापा को पता कब पता चला, जब पहली बार मेरा न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अच्छा। उसके फ्रंट पेज पे मेरी स्टोरी आई, जब मेरा पहला नेशनल रिकॉर्ड बना। ओके। आप वाली बात है, हम पेरेंट्स को गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हम सेफ जोन में रहें। उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां देखी हैं, वो नहीं चाहते कि उन कठिनाइयों में हमारे बच्चे भी फंसे, है ना। लेकिन समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मतलब बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। तो अभी पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी होगी। मैंने अपना पैशन फॉलो किया, तो आज मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। आशीष ने अपना पैशन फॉलो किया, तो आशीष बहुत कुछ कर चुका है। वैसे आशीष, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, एक बार हमारी जनता को बता दीजिए। मैं स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट काफ़ी किए हैं। ठीक है। जब मैंने इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग में ही मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे सेकेंड ईयर से। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो था कि हम कुछ एक फ्लाइंग ड्रोन बना रहे थे, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। अच्छा। 2008 में आपका ऑटोनोमस ड्रोन फ्लाइंग और ड्रोन जैसा कंसेप्ट ही नहीं था मार्केट में लोगों के पास। तब हम लोगों ने कुछ कंट्रोलर्स को लेके एक बेसिक सा खिलौना टूल लिया हमने, उसे डेवलप करके कुछ हमने एक फ्लाइंग ड्रोन बनाया। और सिर्फ फ्लाइंग रिमोट से नहीं उड़ता था, उसमें कंप्यूटर लगाया रखा था, छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर। वो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता था कि वो देखता था सेंसर के थ्रू कि हवा की कितने स्पीड है, वो किस तरीके से जा रहा है, जिसमें जीपीएस सेंसर लगा रखा था जो लोकेशन बताता था उसकी कहाँ है। उस हिसाब से उसके नेविगेशन मैंने टूल हम लोगों ने डेवलप किए थे कि वो हवा में उड़े और इस पाथ को फॉलो करते हुए एक राउंड सर्कल में आके वो उसी जगह पे लैंड हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पब्लिश की थी और इसके लिए एक साउथ कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज अफेयर है, वो उनका नेशनल लेवल पे कुछ कंपटीशन कराते थे वो सिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजी पे, थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी था ये 2008 में। तो लोगों ने देखा तो वो फिर इंडिया आए, मुझे मेरी और मेरी टीम को इनवाइट किया कि आप आइए हमारी कंट्री में और हमें इस कंपटीशन में आप आके अपना पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि ये टेक्नोलॉजी का एक मतलब बाकी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ अब कम्पीट करके देखिए। और हम लोग गए सितंबर में करीब 2009 में, और हम लोगों ने वहाँ जाके मैंने 4th इंटरनेशनल अवार्ड जीता था मेरी टीम ने। और हम लोग 2 मिलियन वॉन कुछ हम लोग उस समय के समय हमने कुछ वॉन किए थे वहाँ से। जैसे हमने जीता ना, तो उसके बाद से इंडिया की काफ़ी न्यूज़पेपर में हमारी कटिंग आने लगी, फोटोज आने लगी, इनको इन्फॉर्मेशन डिस्कस होंगी, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो फिर हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन से ये चीज़ है ना, ये काफ़ी मोटिवेटिंग थी एज ए स्टूडेंट। जो मुझे लगता है इंडिया में आप यदि किसी बच्चे को मोटिवेट करते हो ना किसी चीज़ के लिए भी, तो वो मोटिवेट में ना बहुत आगे तक निकल जाता है। तो जब मुझे मोटिवेशन उसमें मिलने लगा ना, फिर मुझे लगा कि यार इसमें तो मेरे एक तो इंटरेस्ट भी था मेरा,
और इसमें कुछ मिल भी रहा है लोगों से, वो न्यूज़पेपर से भी आ रहा है। मेरे पड़ोस में आके आंटी आके बोलती है, कोई बोलते थे यार ये लड़के को मैं देखा है कहीं न्यूज़पेपर में। तब जाके मुझे मोटिवेशन लगा। फिर मैंने कुछ अपना सेकंड प्रोजेक्ट किया। ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट था मेरा एक इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी आइज़ चली जाती है अच्छा। तो आप पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। सही तो बात उसका है। एक ऑप्शन होता है कि आप लिपि होती है, आप ब्रेल लिपि के थ्रू आप पढ़ सकते हो। पर आप हर चीज़ का नहीं सुन सकते, उसमें सुनना हो गया या कुछ चीज़ आप पब्लिकली कोई बंदा आता है आपके रिलेटिव या किसी को, तो आप जान नहीं पाते कौन बंदा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उन चैलेंजेस को लेके हम लोगों ने मैंने एक कंसेप्ट दिया कि हम लोग ना एक सस्ते लेवल पे, बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं, सस्ते लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक आई बनाते हैं। उस कंसेप्ट में क्या था कि हम एक कैमरा यूज़ करते, कैमरा एग्जैक्टली जो भी सामने है वो कैप्चर करता, उसका कैप्चर करके कंप्यूटर में वो सारा डेटा जाता, उसमें कुछ इमेज प्रोसेसिंग या कुछ प्रोसेसिंग होती जिसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता कि इसमें ह्यूमन है, आइज़ है, बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, किताबें कितनी है, लोग कितने हैं, क्या कंटेंट लिखा है, सब चीज़ सब टेक्नोलॉजी। और एक हेडफोन होता, हेडफोन में वो ऑडियो रिकॉर्ड होती, अब जो भी बंदा यूज़र बोलता वो प्रोसेस होके एक टेक्स्ट फॉर्म में कंप्यूटर में जाती और वो चेक करती कि आगे जो रखी हुई इन्फॉर्मेशन कैमरे से जो कैप्चर हुई है वो वर्डिंग में मैच कर रही नहीं कर रही, और बता देती कानों में ही कि आपके आगे इतनी किताबें रखी इस, और कितने कौन बंदा है, कितने लोग हैं। इससे यूज़र को ऐसे आपको बस एक स्मार्ट ग्लास पहनना है या हेडफोन लगाना है और आप पता कर सकते हो कि आप वो एक ह्यूमन की तरह, और इसमें कोई ऑपरेशन नहीं था, कुछ नहीं था, आइज़ के साथ बस आपको ग्लास लेना था। ये टेक्नोलॉजी जब मैंने बताया, मैंने ये चीज़ ऑन इंटरनेशनली पब्लिश की थी, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए ने इस चीज़ को नोटिफाई किया। उन्होंने मुझे 150 इनोवेटर्स में रखा। अच्छा। इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए, और फिर उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर सिस्टम वहाँ से गिफ्ट किया। जो यही पूछने वाला था, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ हेल्प भी किया आपकी फिर? यस, क्योंकि जब बड़ी कंपनी देखती है तो उन्हें लगता है कि यार ये बंदा का कंप्यूटर पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में। 150 इनोवेटर्स में आपको शामिल किया गया? हाँ, उन्होंने एक तो लिस्ट में साइन किया, उन्होंने वर्ल्ड की 150 इनोवेटर्स में चूज़ किया था। ठीक है। साथ ही मेरे को एक कंप्यूटर गिफ्ट किया कि आप ना जो भी बना रहे हो हम हार्डवेयर देते हैं, सबसे एक्सपेंसिव, अब इस पर डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा सेकंड प्रोजेक्ट हुआ था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लेवल, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक था और इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी 2008 और 9 में, इमेज प्रोसेसिंग जो आजकल बहुत कॉमन है, 8-9 की बात है। उसके बाद फिर मैंने, कितनी एज थी उस टाइम पे आपकी? मैं 18 साल का हूँ, अरे मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, सेकंड ईयर में होगा। तो 18 साल में यार जब आप आशिकी लड़ाते हो, है ना, ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट की 150 इनोवेटर्स की लिस्ट में था। जागो, मैं सबको नहीं कह रहा, जो कुछ बंदे भटके हुए प्लीज़ भाई जागो। हाँ, कंटिन्यू। उसके बाद डेफिनेटली देखो हर चीज़ आइडियल नहीं होती लाइफ में। मुझे मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल्स में फेस की थी। जब हम डेवलप कर रहे थे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बनता था, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं जानता था, कोशिश करता था। उसके बाद सेकंड ईयर का बच्चा था, डेफिनेटली सेकंड ईयर में आप इतनी नॉलेजेबल नहीं होते इस समय। सही बात। चीज़ें फिर जब धीरे धीरे उसमें, क्योंकि जो प्रोग्राम था वो प्रोग्रामिंग का ज़्यादा था, तो हमारा पहला साल वेस्ट हुआ, हम लोग ज़्यादा ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाए चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट को। फिर नेक्स्ट ईयर भी माइक्रोसॉफ्ट ने बोला आप 150 इनोवेटर्स में काफ़ी यूनिक आइडिया है, हम इसे रिकंटिन्यू करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट ईयर फिर एक कंप्यूटर भेजता हूँ, डेवलप करते हैं नई टीम के साथ, आप इसे लीड कीजिए इस प्रोजेक्ट को। सेकेंड ईयर भी किया था, हम लोगों ने इसका डेमो बना के उन्हें दिया भी था, दे लाइक इट। अभी शायद उसका एक यूनिक प्रोजेक्ट भी है, सेम चीज़ पे उन्होंने डेवलप करके रखा है एग्जैक्ट। कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी की थी उन्होंने फाइनेंशियली एज ए हार्डवेयर करा था, उन्होंने फाइनेंशियली एज ए प्राइज मनी ऐसा कुछ नहीं दिया था, प्राइज मनी कुछ नहीं दिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंसेप्ट था, मैंने जैसे कारगिल वार जो हुई थी, ठीक है, कारगिल वार में दिक्कत क्या थी कि हमारी जो फाइट थी वो एक चोटी के ऊपर थी इंडिया में, तो हमारी जो हमारी लॉजिस्टिक थी, हमारे बम्स हो गए, जो भी जो लॉजिस्टिक आर्मी यूज़ करती है वो चोटी के ऊपर थी। तो करीब 30% जो आर्मी थी वो सिर्फ लॉजिस्टिक को नीचे से ऊपर पहुंचाने में और ऊपर से लोगों को तो लाने में ही लग जा रही थी, तो हम अपनी एफिशिएंसी का सिर्फ 70% ही लड़ पा रहे थे। अच्छा, कारगिल वार में। तो उस केस में डीआरडीओ ने एक कंसेप्ट निकाला कि यार ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट का सॉल्यूशन भी इंडियन लोगों से पूछते हैं क्या है, तो उन्होंने बताया कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। उसमें कुछ था जीपीएस नेविगेशन था, इमेज प्रोसेसिंग विद इमेज नेविगेशन था, कई सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था,
और पहाड़ों, क्योंकि पहाड़ों में चलेगा तो कोई लाइन नहीं होती, आपको ऑल टेरेन व्हीकल ऐसा कुछ बनाना है। तो उन्होंने कुछ ऐसा रखा। तो फिर मैंने एक रिपोर्ट डेवलप बनाई थी उस समय कि हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। और वो मैंने DRDO को सबमिट की थी एंड आल्सो दे लाइक इट। उन्होंने मुझे करीब इंडिया के टॉप 14 टीम्स में लिंकअप किया और मुझे करीब 1 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया मेरे प्रोजेक्ट के बेसिस पे। कब दिया था? 2010 की बात है। 2010। अच्छा। तो उन्होंने जब दिया तो उन्होंने बोला कि आप डेवलप कीजिए। 2010 सितंबर अक्टूबर में हम लोग इसी को अपना DRDO CVRD चेन्नई में हम लोग इसे प्रेजेंट करेंगे। हम लोगों ने डेवलप किया था। उस समय हर चीज़ कॉलेज के अंदर नहीं होती थी CNC, तो हम लोग बाहर की कंपनी के पास जाते, कंपनी CNC कंपनियों, फरीदाबाद की कंपनियों में जाकर हम लोग उसको डेवलप करवाते थे, चीज़ें कटवाते थे, खुद ही लगते थे काटने। ऐसे करके एक ड्रोन बनाया था जो हवा में जो सीढ़ियों पे चल सके, ऑल टेरेन व्हीकल चल सके, इमेज प्रोसेसिंग नेविगेट कर सके, साथ ही GPS नेविगेशन कर सके। ये कुछ फीचर्स थे। और बॉम्ब डिटेक्शन का भी उसमें फीचर था कि बॉम्ब यदि रास्ते में होता है तो मैं इसको डिटेक्ट कर सके। ये किया था। उन्होंने मुझे DRDO ने करीब इसकी फंडिंग दी थी डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए। आशीष भाई, DRDO ने आपको सम्मानित किया है, माइक्रोसॉफ्ट की 150 इनोवेटर्स की लिस्ट में आप आ गए हैं, इतनी सारी अचीवमेंट्स है आपके नाम, उसके बावजूद आप सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं है? सर उसका रीज़न है, जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो आप ना चीज़ें नहीं देखते, आपको बस मन लग जाता है उस काम को करने में। पर मैंने ये एक समय के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने जो अचीव किया, जो मैंने सीखा, वो ना मैं लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि एक बार ये मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके थ्रू, तो मैं लोगों को बताऊं कि जो चैलेंजेस आप फेस करते हो ऐसा नहीं है। आप पब्लिकली मैं इसलिए आ रहा हूँ जिससे लोग बता सकें कि उन्होंने क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक माध्यम है। देखो, यहाँ भी मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ। मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था नहीं। रीज़न ये था, मैं वैदिक मैथ्स मेमोरी पे काम कर रहा था। तो जब मैं अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा था ना, तो मैं बहुत जगह स्कूल्स कॉलेजेस में जाता था और अपने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन सेमिनार्स करता था, लेकिन अचीवमेंट्स नहीं थे मेरे नाम पे। मतलब कोई रिकॉर्ड्स, नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम नहीं था। तो सिंपल सी, जैसे मैं हरियाणवी हूँ, तो एक कहते कि कोई भाव भी नहीं देता था, है ना। तो कहते थे कि भाई आपकी प्रोफाइल क्या है। तो उस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए। और जब मैं रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए तो मैं बनाता चला गया, ठीक है। और उनमें जैसे आपने कहा ना कि हम जब अपनी चीज़ों में डूब जाते हैं तो उसी में मगन हो जाते हैं, मैं भी अपने रिकॉर्ड्स वगैरह में ही मगन हो गया। लेकिन पिछले 2-3 साल पहले मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि इतनी जो मेहनत हमने की है, इतने सालों की जो रिसर्च है, क्यों ना सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो, सबको पता चले, वैदिक मैथ्स के बारे में सबको पता चले, मेमोरी के बारे में सबको पता चले। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बहुत सारी चीज़ें करने लगा। तो आज के दिन मैं भी मानता हूँ, अगर आप में कोई स्किल है, अगर आप में कोई टैलेंट है, तो वो सोशल मीडिया पे दिखाना, लोगों को दिखाना और लोगों को बताना और लोगों को सिखाना बेहद बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। एक बार थोड़ा सा पीछे आते हैं फिर से। आपकी स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, थोड़ी सी कॉलेज लाइफ के बारे में, कुछ उतार चढ़ाव भी रहे उस टाइम पे? बहुत रहे, बहुत ज़्यादा रहे। अच्छा। मेरा जो स्कूल लाइफ थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट बच्चा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे। मेरा एक या मुश्किल से 1 आध दोस्त थे, 1 या 2 ही दोस्त मैं कहूँगा। हम लोगों ने पूरी स्कूलिंग की। मुझे काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। मैंने कभी पब्लिकली कोई नाटक या स्कूलिंग नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव था। तो मेरे घर वाले ने भी ज़्यादा ऐसा प्रोत्साहन नहीं किया कि आप करो, पार्टिसिपेट करो। तो मैं भी कभी डर लगता था कि लोगों से क्या बात करेंगे, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ऐसे ही करते करते मैं कॉलेज में गया था। ठीक है। कॉलेज में एक चीज़ हुई, सेकेंड ईयर में मेरे कॉलेज में था फ्रेशर डे। मेरा जो भाई था, है ना, वो इंट्रोवर्ट तो नहीं है, पर उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने मुझसे बोला कि कुछ भी करना है तुझे। अच्छा। तो मैं अपने कॉलेज में गया और मैंने बोला कि मैं इंट्रोवर्ट में डांस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मैं दोस्त नहीं थे ज़्यादा, तो मैं किसी दोस्त से कन्विंस नहीं कर सकता मेरे साथ डांस कर। तो फिर मैंने अकेले मैम से बोला, मैम मुझे डांस करना है। तो मैम ने बोला कि
उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर बोला कि हमारे पास कोई वो नहीं है, ऐसा स्लॉट नहीं है जिसमें सोलो डांस होता हो या कुछ होता हो। अच्छा। तो फिर आपकी टीम बनाइए, टीम के साथ ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। मैंने बोला घर में बोल के आया हूँ कि मैं कुछ ना करूँगा। तो एक रूम था जिसमें मैडम ऑडिशन ले रही थी एक साइड में, बाकी लोग पीछे डांस करके प्रैक्टिस कर रहे थे लोग। वहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में गाना बजाया और बीच में ही अपने आप डांस करने लगा। कोई नहीं देख रहा, मुझे बस भीड़ के बीच में डांस करने लग गया। मैम ने जो ऑडिशन देख रही थी उन्होंने रोका, वो देखा ये लड़का डांस कर रहा अकेले अकेले। उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि इधर आओ। उन्होंने बोला एक बार करो। उन्होंने मुझे स्लॉट दिया 5 मिनट का कि तुम करोगे एक डांस करो, तुम्हारे स्पेशल कर दे रहे हैं, करके देखो। उस समय तक मुझे पता नहीं है मैं डांस कैसा करता था, पसंद भी नहीं था, मैंने कभी किया भी नहीं था स्टेज शो। जैसे कि आँख बंद करके मैंने स्टेज पर डांस कर दिया था। अच्छा। वो डांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना लोगों ने पसंद किया। उन लोगों ने के लोग बोलने लगे कि यार अब ने बढ़िया करा, ये बढ़िया करा। तो जब मुझे लगा कि अब मोटिवेशन जब आता है ना, जब लोगों से सुनने में, तो अलग ही मोटिवेशन है। अब मैं चुपचाप से हेडफोन लगा के डांस कर रहा हूँ। मैंने कॉलेज लाइफ में पूरा डांस करा, मैं रीजनल लेवल पे डांस करने लगा था। अच्छा। अलग कॉलेज में तो मुझे एक मेरा अच्छा खासा डांसिंग आया था। तो मैं बैक टू आपकी बात आता हूँ कि आप जब ना कंजर्वेटिव होते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन ही आपको निकालता है। तो मैंने, आप जैसे कि मेरे दोस्त नहीं थे तो मैंने सोलो डांस स्टार्ट किया। ठीक है ना। कॉलेज में मेरे प्रोजेक्ट नहीं, तो मैं अकेले प्रोजेक्ट में अलग से मैं कभी का क्लास बंक करके प्रोजेक्ट करता था, जो गलत है ना। पर मुझे मन नहीं करता था क्लास करने का, मुझे मन करता था प्रोजेक्ट्स ही करते रहूँ। क्लास जाता था क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट होती तो मैं करता भी था, पढ़ता भी था, पर वो करना भी चाहिए। पर मैं ऑफ कॉलेज बंद होने के बाद घर पे आके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें लगा रहता था पूरा मेरा। काफ़ी इंट्रोवर्ट में मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए थे। मैं बस डांस करता था, सोलो डांस, क्योंकि मैं नहीं बात कर पाता लोगों से डांस करने के लिए। और या अब भी डांस करते हो? अब भी करता हूँ कभी कर, अपने कोई अचीवमेंट मिलती हुई करते हो? करता, पर पब्लिकली नहीं करता मैं। अच्छा। हाँ, पर प्रोजेक्ट करता हूँ क्योंकि वो भी एक मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है हमेशा से। तो वो करता हूँ। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए जी, काफ़ी सारे काम किए जी। इंडिया ने आपकी कोई हेल्प की है? इंडिया ने हेल्प की है अपने हिसाब से। इंडिया में ना एक्चुअली आपको ना हेल्प करने के लिए, एक इंसान को हेल्प के लिए क्या चाहिए होता है, एक उसका मोटिवेशन। और मुझे लगता है कि आप कुछ भी करते हैं ना, तो कुछ कहीं भी मोटिवेशन मिलता है, वही बहुत बड़ी हेल्प होती है किसी इंसान के लिए। और इंडिया ने मुझे काफ़ी जगह हेल्प की है। मेरा ये जो कॉलेज था, ABC इंजीनियरिंग कॉलेज, जब से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी, ठीक है, वहाँ के जो चेयरमैन थे नीरज गोयल जी, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे देखा था सेकंड ईयर में कि ये बंदा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करता रहता है या कुछ कर रहा है, तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। लोगों ने उन्होंने कि मुझे एक अलग से कंप्यूटर दिया, प्रोजेक्ट लैब दी, काम करो, प्रोजेक्ट करो, आप टेंशन मत लो, जो करना है फंडिंग हम करेंगे, आप करते रहो। कॉलेज से मुझे वहाँ से हेल्प मिली थी। कॉलेज के करते करते ही मैंने DRD जैसे बताया, माइक्रोसॉफ्ट डाला, मैं डालता गया और वहाँ से भी अचीवमेंट आती रही, बाहर से भी। तो DRDO की सबसे अच्छी अचीवमेंट आई थी, उन्होंने मुझे फंडिंग करी थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मुझे लगता है वो चीज़ अच्छी चीज़ है। हाँ। अब जब आप सोसाइटी में, आपको न्यूज़पेपर में कई सारी कटिंग आती रहती है, जितने प्रोजेक्ट करे थे सभी में सोसाइटी में न्यूज़पेपर में आती रहती थी मेरी, डेली कई था, कई 3-4 साल तक कंटिन्यूस आता रहता था। उस कटिंग्स में भी लोगों से मैं बाहर जाता था, लोगों से मोटिवेशन आता था। आपकी मैंने फ़ोटो देखी थी, बढ़िया थी। अब एक कंजर्वेटिव बंदा है जो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, उसके कोई बंदा बोल देना, मम्मी से बोल दिया, पापा से, तो वो अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाता था कि यार कुछ तो है। और घर जाके मैं चुपचाप से जाके बस वही खोल के फिर प्रोजेक्ट पे लग जाता था कि यार कुछ अब यही करना है। तो ऐसे करके मुझे लगता है मोटिवेशन की बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को। मोटिवेशन है तो आप कुछ भी कर जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके कॉलेज ने, DRDO ने फाइनेंशियली जो भी हेल्प की, इसके अलावा भी कहीं से फाइनेंशियली हेल्प हुई? फाइनेंशियली मेरे फैमिली से बहुत बड़ी सपोर्ट होती है फाइनेंशियली भी। अगर जब हम ग्रो कर रहे हैं, हम कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पैसे की भी नीड होती है ना। तो और वो अगर सही समय पे हमें मिल जाए तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो कहीं और मदद हुई आपकी? मदद नहीं, पर मुझे लगता है कि इंडिया में आप जब कुछ करते हो ना, तो लोग
मदद करने के लिए आ जाते हैं। आपको कुछ प्रूफ करना पड़ता है पहले, चैलेंज करके अकेले। सही बात। पैसे देने वाले आपको लोग नहीं मिलेंगे, पर जब कुछ कर लोगे तो आपको लिए इन्वेस्ट करने के लिए लोग आएंगे। उन्हें अच्छा लगेगा कि बंदा कुछ कर रहा है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्जैक्टली जीरो लेवल से किसी ने मुझे ऐसे हेल्प नहीं किया था। कोरियाई सरकार ने आपकी टीम को इंडिया में इनवाइट किया था? कोरिया में किया था सर। अच्छा, कोरिया में किया था। कोरिया में इनवाइट किया था। किस लिए, क्यों? उन्होंने क्या किया था कि उनका एक नेशनल लेवल पे एक कुछ ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे वो। अच्छा। हेंशू यूनिवर्सिटी हो गए और कई सारी यूनिवर्सिटी के साथ वहाँ की मिनिस्ट्री। तो हम लोग उसी समय एक ड्रोन डेवलप कर रहे थे कॉलेज में कि हमें एक सिंपल ड्रोन नहीं, वो इतना इंटेलिजेंट हो कि वो अपने हिसाब से उसे अपने कोऑर्डिनेट बता दिए कि यहाँ से नेविगेट करना है, वो ऑटोमेटिकली उस रूट पर फॉलो करे। ठीक है। साथ के साथ वो देखिए कि कहाँ से सेफ्टी है, उससे बाहर ना जाए। ये सब चीज़ें मैंने ऑटोनोमस हम लोगों ने डेवलप किया था। तो ये चीज़ का उनको पता चला था मीडिया के थ्रू, या हम लोगों ने अप्लाई किया था या कैसे कुछ करके कहीं डाला था रिसर्च पेपर, उनको अच्छा लगा था। तो इस वजह से मिनिस्ट्री में उन्होंने डिस्कस किया होगा और उन्होंने बोला कि ठीक है, इन कॉलेज को स्पेशली हम इन्वाइट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हमें मेरे कॉलेज को पिच किया और उन्होंने फिजिकली वो उनकी टीम, मिनिस्ट्री की टीम इंडिया आई और हमें एक प्रेजेंटेशन दी हम क्या कर रहे हैं। और हम लोग टीम को उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए, अच्छा लगेगा कि आप आइए, हमारे कोरियन लोगों के साथ कम्पीट कीजिए और इंटरनेशनल लोगों के कम्पीट कीजिए और देखिए कि टेक्नोलॉजी कितना स्ट्रॉन्ग है आपकी। हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने डेवलप किया उस लेवल तक। और हम लोग पहली बार गए वहाँ पर कोरिया और हम लोगों ने 2 मिलियन वॉन और 4th रैंक इंटरनेशनल रिकॉर्ड हमने किया था। क्या बात है यार, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको कैसे चुना गया था? ओके, ये एक इंटरेस्टिंग है। आई थिंक काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि एक टाइप की स्कॉलरशिप होती है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ का क्या मतलब है, जो भी कंट्रीज़ यूरोप द्वारा कैप्चर की गई थी पहले, उन कंट्रीज़ को कॉमनवेल्थ यूरोप ही स्पॉन्सर करता है उन कंट्रीज से निकलने वाले लोगों को। तो पूरी इंडिया में मुझे पीएचडी करनी थी, है ना, मास्टर्स के बाद। तो मुझे पीएचडी करनी थी, तो मैंने अपनी अचीवमेंट के साथ मैंने इंडियन गवर्नमेंट को एक पोर्टल था वहाँ पर अपलोड किया कि ये अचीवमेंट है और मैं ये पीएचडी करना चाहता हूँ। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पूरी इंडिया से सिर्फ एक ही बंदा को ये अचीवमेंट मिलेगी या ये स्कॉलरशिप मिलेगी, पूरी इंडिया से एक ही बंदे को। और उसमें आपको पूरी इंडिया से कैप्चर फाइट करना है उस कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ एजुकेशन में हेल्प नहीं मिलेगी, प्लस आपको 2.5% 250% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको और पैसा दिया जाएगा आपको वहाँ रहने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कहती है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था और सही इंडियन गवर्नमेंट ने देखा और उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए मुझे सेलेक्ट किया था टॉप 8 में कि आइए हम फाइनल इंटरव्यू करते हैं और हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे करके हुआ था। इस केस में क्या था, जब मैंने अप्लाई किया था तो ये था कि आपकी कंडीशन होती है कि आपको यूरोप की यूनिवर्सिटी से आपके पास लेटर होना चाहिए कि वो बुलाना चाहते हैं आपको। अच्छा। मैंने करीब 62 यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप की अप्लाई किया कि मैं आपके यहाँ पीएचडी करना चाहता हूँ, है ना, प्रोफेसर्स के थ्रू होता था। तो उसमें से 50 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने मुझे बुला लिया कि आप आइए, मुझे लेटर ऑफ अवार्ड दिया, बोले आप आइए हमारे से कम्पीट कर सकते हैं आप, है ना। पर उसमें सिर्फ जो 12 यूनिवर्सिटीज़ थी उनका लेटर ही नहीं आ पाया था। उन्होंने ना कन्फर्मेशन बोला ना हाँ। तो इस वजह से 62 में से 50 लोगों ने हाँ कर दिया था। उन लेटर्स को लेके मैं जब गया था तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा। दिल्ली का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उनका लंगर रोटी मेकर आपने डिज़ाइन किया था? जी। मैं इसमें जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी 2011 में, उसके बाद 2 साल तक मैंने लोकल इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्रीलांसर काम किया था। मैं क्या करता, उस कंपनी में जाता, उस कंपनी में सारे इंटरव्यू क्रॉस करता था। क्रॉस करने के बाद फाइनल स्टेज में आके मैं उनसे जॉब ना मान कर मैं बोलता, सर आपकी टेक्नोलॉजी में मुझे ये कमी लगती है, मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपको ना मुझे हायर मत कीजिए। हो सकता है आपको भी डाउट हो कि बंदा सही है नहीं गलत है, और मैं भी नहीं चाहता था कि प्रॉपरली हायर हूँ। मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी टेक्नोलॉजी है, आप ना 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट दे दिए मुझे कंसल्टेंट बेसिस पे, आप मुझे देख लोगे
मैं कंपनी को देख लूँगा और मैं अच्छा लगा तो मुझे ऑफर लेटर दे दीजिएगा, और तुरंत ना देने की जगह। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि वो इन्वेस्ट करें किसी ब्लाइंड पर्सन पे, और हो सकता है कि वो इतना कैपेबल ना हो। ऐसे करके मैं काफ़ी प्रोडक्ट लेता था। तो मेरा करीब दिल्ली एनसीआर में मेरा काफ़ी अच्छा नेटवर्क हो गया था 2011-12 में। तब जाके मुझे एक जो गुरुद्वारा था उसने एक बड़ी कंपनी को एक रोटी मेकर दिया था, क्योंकि उनकी करीब 40,000 उनके पर डे का लोगों को खाना खिलाते थे। ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ी कंपनी को दिया था। बड़ी कंपनी ने क्या करा, उसने एक बेसिक डिज़ाइन रेडी किया और इसका जो ऑटोमेशन पार्ट तीसरी कंपनी को दे दिया, ऐसे एमओयू साइन करके। और तीसरी कंपनी से वो डेवलप नहीं हुआ है, या उन्होंने उसका कुछ पार्ट करा और बाकी का सारा 80% जो काम है वो मुझे दे दिया। ऐसे था। तो ऐसे चेन में होते हुए मेरे पास आया। मैंने उस प्रोजेक्ट को लिया, करीब 3 महीने में उसे डेवलप किया, और जो गुरुद्वारे के ने जिस कंपनी को दिया था उस कंपनी में मैं प्रेजेंट करता था, और मैंने उसे डेवलप किया था उस टेक्नोलॉजी को। और फाइनली वो अब शायद अभी एग्जैक्टली है, यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, वो अभी है। पर इसमें एक चीज़ है, एक्चुअली इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, आप एग्जैक्टली चेन के थ्रू आते हो। तो मैं आप वही चेन के थ्रू मैं कनेक्टेड था और डेवलपमेंट नहीं किया था उसका। मैं एग्जैक्टली उसका नाम नहीं ले सकता अभी, क्योंकि ऑफिशियली वो सही नहीं है। नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। पर आई थिंक इस तरीके से मैं उस गुरुद्वारे काम किया था। ये जो ब्रेन सिग्नल मशीनें होती हैं, ये किस चीज़ पे आधारित होती है और कैसे काम करती हैं? इंटरेस्टिंग। ये मैंने मास्टर जब मैं कर रहा था अपनी इंजीनियर ट्रिपल इलाहाबाद से, तब मैंने करीब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में रही था। मैंने किया था, जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ब्रेन सिग्नल को कैप्चर करते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो कई सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिमिट करता है। तो एक होता है EEG सिग्नल्स, जो ब्रेन में लगाते हैं, चेक करते हैं डॉक्टर्स। उसमें क्या है, आप जो सोच रहे होते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वो आप रिकॉर्ड होता है, वो सिग्नल के फॉर्म में आता है। वो होते रैंडम सिग्नल होते हैं, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। अच्छा। अभी आज की टेक्नोलॉजी में हम उस पर बस हमने कई सारे प्रोसेस किए हैं कि ये करने से शायद ये सोच रहा होगा, ये चाह रहा है। तो मैंने उस सिग्नल्स पे हम लोगों ने काम किया था। कुछ अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने एक मशीन खरीदी, ब्रेन में लगाती थी। मैंने करीब 60 लोगों से, जो स्टूडेंट होते थे उनसे एज ए डेटा सेट कलेक्ट किया, बनाया मैंने। हर एक को मेजर करके सोचने को दिया। उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसकी स्टडी मैंने की थी। मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था। हमने स्टडी की, एनालिसिस किया। उसके बेसिस पे मैंने कुछ आर्टिफैक्ट निकाले थे कि ये आर्टिफैक्ट करने से कुछ ना कुछ ये सिग्नल ये बना रहा है। उसके बेसिस पे मैंने एक मशीन को कंट्रोल करा था। आपको बोलना नहीं है, सोचना है बस आपको। अपने ब्रेन में मशीन लगाई, आप बैठे हो सिंपल, और आप सोच रहे हो कि ये रोबोट जो है ये आगे जाए, ये हाथ ऊपर करे, बस सोचना है, बोलना नहीं है। और उसके बेसिस पे वो काम करता था। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, और ये मैंने ये डेवलप किया था करीब 2015 के मई में डेवलप प्रेजेंट किया था मैंने। थोड़ा सा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, AI और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? करेक्ट। आजकल ना इसका बूम भी है कि AI और मशीन लर्निंग का, कि हम लोग ChatGPT और कई सारे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि AI क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब तक हम लोग स्कूल ही पढ़ी है, हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है। उसमें एक क्वेश्चन और मिक्स भी कर रहा हूँ, क्या आने वाले टाइम में AI लोगों की जॉब छीनेगा? मैं बस कर देता हूँ। पहले ये समझते हैं कि AI क्या है, और जो हमने स्कूलों में हमने जो पढ़ा है और वो और AI में क्या डिफरेंस आ गया है। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, हमने स्कूलिंग पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, अलजेब्रा पढ़ी। अब ये AI आते ही ये कंसेप्ट क्या डिफरेंट है। AI के फ्लो में होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होता क्या है कि AI एक बहुत बड़ा वाइड वो है सिनेरियो, बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें कई सारे रीजंस आते हैं, टाइप ऑफ। उसमें एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग। ठीक है। मशीन लर्निंग की मशीन लर्न कैसे करता है। अच्छा, AI में ही एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग का? यस। अच्छा, है ना। उसमें क्या होता है कि आप उसमें जैसे आपने 10,000 आपके पास इंफॉर्मेशन है, पहले से पता है कि ये करने पे ये होता है ना, ये करने होता है। आप उससे करीब 70 उसमें से 10,000 में 7,000 डेटा को हमने लिया, उससे से डेटा को ट्रेन किया मशीन को। उसकी एल्गोरिथम्स होती हैं कई सारी, हमने ट्रेन किया उस चीज़ को, और एक मॉडल तैयार किया कि ये करीब करीब सही आंसर दे रहा है। बाकी के जो 30 थे उससे फिर हमने टेस्ट किया
ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन डाल के कि वो जो मॉडल ट्रेन किया है उससे क्या रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। पर आपको इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा एआई और मशीन लर्निंग हमेशा सक्सेस बेटर नहीं है मैथमेटिक्स से। उसका एक यूज़ एप्लीकेशन होता है। हमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एआई बेटर है या मशीन लर्निंग बेटर है बेसिक मैथमेटिक्स से। एग्जाम्पल के सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर 2+3 5 होता है, राइट? जब मशीन लर्निंग के थ्रू डालोगे तो 5 नहीं होगा, क्या वो होगा 4.9.999 या होगा 5.1 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली 5 आने में उसे चैलेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो मॉडल ट्रेन हो रहा है। अब जितना ज़्यादा मॉडल ट्रेन करोगे उतना बेटर है। इसलिए जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो देखते हैं कि यदि उसका मैथमेटिक मॉडल हमारे पास है, मैथमेटिकली से सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मैथमेटिकल मॉडल से ही टेस्ट करना है। यदि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने रोबोट्स पे काम किया था जापान में, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैथमेटिकल मॉडल निकालना मुश्किल था उसका। उस समय हम इसका एआई का यूज़ करते हैं। तो ये चैलेंज आता है कि जब आपके मैथमेटिक्स है आपको वही करना है। उसके कई रीज़न भी हैं, जैसे कि आप उसमें एक कंप्यूटर यूज़ करेंगे, राइट? तो यदि आप एआई का मॉडल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा उसका जीपीयू यूज़ करेगा, काफ़ी हीट प्रोसेस निकालेगा, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा और काफ़ी इनएक्यूरेट होगा बजाय मैथमेटिक्स से। ठीक है। तो हम कोई मशीन या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं मैथमेटिकल मॉडल है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैथमेटिकल मॉडल देंगे। यदि वो नहीं है, उसके बाद यदि बहुत चैलेंज आ रहा है, तब जाके एआई यूज़ करते हैं, जो मतलब करीब करीब 99% सही निकल देता आंसर। हम एक चेक निकालते हैं तो लास्ट आने में। वाले टाइम में संभावना है कि एआई नौकरियां छीनेगा? नहीं, मैं कहूँगा कि नोकिया छीनेगा नहीं, वो नोकिया ट्रांसफॉर्म करेगा। अच्छा। जैसे कि एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि जब कंप्यूटर आया था तो हमें लगता था कि कंप्यूटर आने से काफ़ी लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी, पर ऐसा नहीं है। नहीं है। कंप्यूटर आने से काफ़ी लोगों की जॉब गई और काफ़ी सारी जॉब स्टार्ट हुई। तो आपको वे ऑफ वर्क है ना, वो चेंज हुआ है। एआई आने से एआई के टूल डेवलप करने के लिए जो मैन पावर होगी अब तक नहीं थी, वहाँ ये लोग ट्रांसफर होने लगेंगे उस जगह से। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा बैलेंस है, रहेगा हमेशा। अच्छा आशीष भाई, मुझे जानना है कि विदेश में काम करने के लिए अधिकांश जो छात्र जीआरई टॉएफल की तैयारी करते हैं, क्या आपने इस प्रोसेस में कोई कमी देखी है? जी, कमी है क्या कमी है? और कमी नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। देखिए, पहली बात ना, हमारे यहाँ क्या है कि यदि विदेश जाना एक टास्क है लोगों के लिए। आपको कुछ करना है, डेवलप ग्रो करना है तो विदेश जाइए। अच्छी एजुकेशन हो या अच्छी, उसके लिए उनके बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतना मार्क्स होगा तो आप जाइए। ऐसा हर बार नहीं है। हमारे पास ना यदि 1000 ऑप्शंस है ना विदेश जाने के, तो इंडिया में सिर्फ 2 या 3 पे ही मेनली फोकस करते हैं कि हम यही ऑप्शन हो सकता है आपका आपके केस जाने में क्या था ये चीज़? मेरे केस में मैं खुद नहीं गया था। अच्छा। मुझे बुलाया गया था, वहाँ की कंपनी ने मुझे बुलाया था वहाँ पर। क्या रीज़न हुआ था कि मैं इंडिया में जॉब कर रहा था और मैंने एक फेसबुक पे, एक सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट देखा, एक प्रमोशन चल रहा था एक प्रोडक्ट का, इंटरनेशनल प्रोडक्ट का, बहुत फेमस है, आप जानते हैं। उस प्रोडक्ट में मैंने देखा, मैंने उसकी वीडियो देखी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ तो कमी है जो नहीं कैच कर सकता। ये इनके डिज़ाइन में फ्लो नज़र आया और मैंने वहीं पे कमेंट डाला चैट में कि यार इस डिज़ाइन में ये चीज़ अच्छी है, पर इसमें कुछ फ्लोज हैं जो आगे जाके फेल हो सकता है, प्रोडक्शन में जाएगा या पब्लिकली जाएगा तो फेलियर हो सकते हैं। मैंने कई पॉइंट आउट किए लिस्टिंग और मैंने उसे कमेंट कर दिया। ठीक है। और रात में बंद करके मैं सो गया। सुबह जब मैं देखा तो उस कमेंट में तो कमेंट किसी का नहीं था, पर मुझे पर्सनल मैसेज आया रखा था। मैंने पर्सनल मैसेज अपना खोला और उसमें देखा कि उसी की जो पीआर टीम है उन्होंने मुझे पिंग किया हुआ था कि आपने को क्या लगता है, आपने जो डिज़ाइन जो मॉडिफिकेशन की, आपको क्या लगता है क्या क्या मॉडिफाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। मैं बिल्कुल, मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरा कुछ नहीं था। मैं बस उठा, मैंने प्रोडक्ट देखा, क्लियरली मुझे लगा कि इसमें ये चीज़ इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। मैंने वहाँ टैप करा कि यार पहला चीज़ मुझे ये डिज़ाइन का ये अच्छा नहीं लगा, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ की यहाँ होनी चाहिए, कस्टमर टेक्नोलॉजी आपकी काफ़ी स्लो है, इसे फास्ट होना चाहिए, ये कंज्यूमर के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है, फेलियर रेट बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर कमेंट में डाल के मैंने फिर बंद कर दिया और मैं चलेगा ऑफिस। शाम को आया तो मुझे उस कमेंट पे उन्होंने बोला कि पीआर फर्म ने मुझे बोला कि हमारे कंपनी के सीईओ हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं एक मीटिंग के थ्रू। ठीक है। तो उसका मैं चलता था स्काइप।
तो स्काई मीटिंग करना चाहते हैं आपके। तो मैंने बोला ठीक है, जो भी है कर लेंगे, है ना। फिर मैंने बोला कि मैं वीकडेज पे तो बिजी हूँ, सैटरडे को करते हैं। सैटरडे को हमने टाइम दिया, मेरे साथ मीटिंग हुई, टाइम अलाइन हुआ, और मैंने अपने बारे में बताया, और मैंने बताया कि हमें क्यों लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उस बंदे ने मेरे करीब 1-1.5 घंटे हम लोगों ने डिस्कस चला उसके कंपनी के ओनर के साथ, जो CEO था, वो जापानीज था बंदा। मैंने अपना बताया, मुझे कोई नहीं पता था क्या बंदा आने वाला है। मैंने बोला कि ओपिनियन है, कुछ जानना चाहते होंगे, मैं बता देता हूँ। उस बंदे को उसने मुझे बोला कि पूरा सुनने के बाद उसने बोला कि आप अगले अगले हफ्ते क्या कर रहे हैं। मैंने बोला कि अगले हफ्ते तो कोई प्लान है मेरा, या अभी मैं, तो उसने बोला कि आप ना 1 महीने बाद की डेट है, हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ चाइनीज़, कुछ ताइवान के और कुछ US के लोग और हम लोग जापानीज़ लोग मिलके एक मीटिंग करने वाले, बोर्ड मीटिंग के से एक नीचे की मीटिंग होती है, टेक्नोलॉजी मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग करने वाले हैं कि आप उसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बात रखिए। फिर मैंने बोला ठीक है, पर मेरे पास पे वीज़ा नहीं है। तो उनका जापान का क्या था 2017 में। मैंने बोला वीज़ा चाहिए और मुझे आप टिकट विकट सब भेजिए, मैं अपनी तरफ से क्यों लगाऊँ, मुझे तो फेक हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे उसी दिन मुझे फ़्लाइट की टिकट और सारी डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा से रिलेटेड इन्विटेशन सब चीज़ भेज दिया। मुझे रियलिटी लगे कि हाँ ठीक है। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, छुट्टी ली और चले गया जापान। और उस मीटिंग 2 दिन की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने अपनी बात रखी कि ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इसमें हम ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट के बाद वहाँ पूरा मैनेजमेंट जो था वो काफ़ी इम्प्रेस था। उन्होंने बोला, वो काफ़ी खुश हुआ। उन्होंने उस समय तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बोले मेरी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, चीज़ें रखी। उसके बाद वो मीटिंग क्लोज हुई, मैं वापस आ गया इंडिया। उसके करीब 2-3 हफ्ते बाद मेरे पास फिर मैसेज आता है। इस बार ईमेल आता है मैसेज की जगह कि उन कंपनी के ओनर का कि हम आपको चाहते हैं कि आप एक बार दोबारा आइए, हमारे अगले महीने फिर एक मीटिंग है जिसमें सिमिलर टाइप की, उसमें और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप चाहे आप 2 दिन के लिए आइए और फिर से हम लिस्ट पे डिस्कस करते हैं। मैंने बोला ठीक है, 2 दिन निकाल लेते, वीकेंड सैटरडे संडे टाइम था। मैंने बोला चलते हैं। वहाँ गया, फिर प्रेजेंटेशन मीटिंग हुई। उस बंदे ने मुझे बोला कि आप आशीष जी आप ना कम्प्लीटली जापान आ जाइए, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स टीम है, उसे एज ए लीड बन जाइए, उसको हमें टीम को मैनेज कीजिए, अपनी जो कंसेप्ट आपके आइडियाज़ हैं उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको प्रोसीड कीजिए। फिर तब मुझे लगा कि ये सोचना चाहिए। मेरा बचपन से जैसे मैंने प्रोजेक्ट करता था, रोबोटिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि विदेश जाके जो जापान से मेरा लगाव था कि नॉट फॉर एनिमेशन जो फेमस है, नॉट फॉर खूबसूरती, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस प्रोजेक्ट था कि जापान टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनसे मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है उन लोगों से। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। ऐसे करके मेरी जापान में एंट्री हुई। मैंने करीब 2 या 3 विजिट के बाद मैं परमानेंटली कंपनी की तरफ से उन्होंने बुलाया, मेरा अपार्टमेंट किया, मेरा हाउसिंग किया, टिकट विकट सब की। उसके बाद मेरे करीब 2017 के दिसंबर एंड में उन्होंने मुझे बुलाया। तब से जाके मैंने जापान में उस कंपनी को लीड करा। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मेरी एंट्री हुई थी। आपके 2 पेटेंट्स हैं, 3 पे और काम कर रहे हो। जी। पहले तो ये बताइए वो 2 कौन से हैं और 3 नए क्या हैं और उनका क्या बेनिफिट होगा? अच्छा। देखिए मैंने कई सारे प्रोजेक्ट किए, काफ़ी सारे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट किए थे। वो प्रोजेक्ट्स बेसिकली मैं क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रहा था, तो इस उनका राइट होता है, तो वो अभी भी उन्हीं का ही है। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे भी थे जो मैंने डेवलप कर रहा था। उसमें से एक था, एक हम लोगों ने एक रोबोट को कंट्रोल करने के लिए वो 7 चैनल हम लोग कुछ रिमोट गैजेट बना रहे थे। मैंने उस पर बनाया था, कंसेप्ट दिया था, उसका पेटेंट इंडियन गवर्नमेंट में मैंने पेटेंट फाइल किया, हो चुका है। ठीक है। दूसरा पेटेंट है जो मेरी खुद की कंपनी है, ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, इंडिया में ही है। उसमें कुछ चैलेंजेस थे इंडस्ट्रीज़ में कि हम लोग ना इंडिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में मैंने यहाँ पर जितना काम किया मुझे समझ में आने लगा कि कई सारे मीटर्स होते हैं, कई सारी मशीनें, करीब सैकड़ों में लाखों में मशीन्स होती हैं, हर इंडस्ट्री की अपनी अलग होती है। काफ़ी सारी कंपनी हर इंडस्ट्री के लिए ऑटोमेशन प्रोडक्ट बना रही है, और हर मशीन जो यूज़र ने लगा चुका है जब स्टार्ट करता है तो वो ऑटोमेटेड नहीं करता, वो बेसिक रखता है कि कितना बिजनेस चले। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन आता है, तो हर मशीन अलग तरीके से काम करती है, हर मीटर अलग तरीके होता है। तो क्या ऑटोमेट करने के लिए कंपनी के लिए बहुत खर्चा आता था।
तो वो क्या करते थे, री गैजेट करने के लिए या तो उसी को रहने देते थे या उसे मॉडिफाई करते थे। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बड़ी देखी। दूसरी देखी कि जो हार्डवेयर का मॉडिफिकेशन या कोई भी हार्डवेयर के साथ चेंजेस करना ना, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है कंपनी के लिए। इसलिए इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप्ड है हार्डवेयर के मुकाबले, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप चीज़ें ईजी हैं, आप अंडू कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते कभी भी। हार्डवेयर में नहीं कर सकते। एक बार आपने कुछ ख़राब हुआ तो वो 6-7 महीने के लिए गया। ठीक है। तो उस केस को मैंने देखा, उसमें उस इंडस्ट्री में देखा कि यार इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बेनिफिट हैं, हार्डवेयर के कुछ नुकसान भी हैं। तो लो स्टेज पर मैंने उस बेसिक वैल्यूज़ को एक कैमरा लगाकर, एक इंटेलिजेंट AI बेस्ड कैमरा लगाया, जो उसी में एनवलप हो जाता है स्ट्रांगली, जो यूज़र को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है। वो लिया, उससे वो कैमरा कैप्चर करता था वीडियोस को, और उसके बेसिस पे इमेज प्रोसेसिंग और AI लगाकर वो बेसिकली कैलकुलेट करता था मीटर की रीडिंग कितनी है, नंबर वैल्यू क्या है, कितना पानी का लेवल है, कितना इंडिकेटर्स कह रहे हैं। उससे सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हमारा एक पोर्टल होता था। पोर्टल के थ्रू आप यूज़र मिनिमम एक्सेस करके ऐसे सेट करके उसमें वो सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकता। ठीक है। इन फ्यूचर यदि कुछ मॉडिफाई करना पड़ता था, जो हार्डवेयर में हम लोग करते थे ना, कि चीज़ें मतलब चेंज करने के लिए हमें बहुत फिर सिस्टम बदलना है, कॉस्टेस है, बहुत लगना है। इसमें नहीं होता कि सॉफ्टवेयर में चीज़ें बेसिक लेवल से आ गई तो सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन रातों रात कर दो, वो मॉडिफिकेशन हो जाते थे मशीन में। इस चीज़ पे मेरा सेकंड पेटेंट था कि हम लोग ये सिस्टम डेवलप करते हैं। अब जल्दी जल्दी बताइए, 3 और पेटेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं आपको? सर मैं बता नहीं सकता जब तक उसे ड्राफ्ट नहीं कर लेता, उसे ऐसे मैं फाइल नहीं कर देता, तो ऐसे लीगल इश्यूज़ की वजह से उसे रिलीज़ नहीं कर सकता अभी तक मैं आपको। अच्छा, जब हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके बारे में बताऊँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में जान लेंगे जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा मुद्दे से हटके बात करते हैं, आइए एक बार। अच्छा, अब जापान में कितने साल से रह रहे हैं? मुझे हो गए 7 साल से ऊपर। मन लग गया वहाँ पे? यस और नो। इनिशियली चैलेंज था। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी 7 साल हो चुके हैं। हाँ वो जो पहला दिन था, वो पहला महीना था, जी। वो पहला साल था, वो कैसे निकला? कैसे अपने आप को सर्वाइव किया वहाँ पे? ओके, देखो मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था। लोग जब घूमने जाते हैं तो बेसिकली वो रिसर्च करके जाते हैं कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था। मुझे अपना प्रोजेक्ट दिख रहा था, उनका जो उनका प्रोडक्ट दिख रहा था, उनमें खामियां नज़र आ रही थी। मैं सिर्फ फुली कंसंट्रेट था उस काम को लेके। अच्छा। मैंने जब जापान में एंटर किया, मुझे नहीं पता था जापान काम कैसे करता है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ क्या घूमने वाली चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उनका सिस्टम ही बिल्कुल अलग है इंडिया के मुकाबले। कैसे? जैसे कि वहाँ पर एक सबसे बड़ा फ्लो है। आप जापान जाके सबसे पहला किसी भी कंट्री में जाके सबसे पहला काम क्या करोगे? वहाँ का आप इंटरनेट लोगे या फ़ोन लोगे या सिम कार्ड लोगे, फ़ोन आपके पास है तो। वहाँ चैलेंज क्या है, कंट्री में जाकर आपको सिम कार्ड लेने के लिए आपको चाहिए वहाँ का नंबर, नहीं सिम कार्ड लेने के वहाँ का चाहिए बैंक स्टेटमेंट। जापान का कार्ड के लिए बैंक स्टेटमेंट बैंक चाहिए, बैंक वहाँ का जापान का बैंक में आपकी डिटेल होनी चाहिए। बैंक मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए वहाँ पर। तो मैं जब सिम लेने गया तो उन्होंने बोला कि सर आपका ना जापान में कोई बैंक नहीं है, आप पहले बैंक अकाउंट खुलवाइए। जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा उससे आप लिंक करा के सिम कार्ड ले सकते। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं बैंक के पास गया। मैं सर आप मुझे बैंक है, मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है सिम कार्ड लेने के लिए, बेसिक बैंक अकाउंट खुलवाना है। लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने जैसे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके उन्हें समझाया। बैंक ने मुझसे क्या कहा, बैंक ने मुझसे कहा कि सर आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सिम कार्ड होना ज़रूरी है। अब आगे लूप, सिम कार्ड लेने के लिए बैंक डिटेल चाहिए, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए सिम कार्ड चाहिए, तो ये लूप में हो गए तो कुछ नहीं खुल पा रहा है। जापान का बहुत बड़ा ये क्वेश्चनेबल चीज़ है कि ये ऐसा क्यों सिस्टम है। फिर जैसे तैसे मैंने इंडिया से क्रेडिट कार्ड क्रिएट किया, उस क्रेडिट कार्ड से मैंने सिम कार्ड लिया, सिम कार्ड से फिर मैंने बैंक खुलवाया और फिर बैंक में फिर नया सिम कार्ड रजिस्टर कराया और सिम कार्ड कंपनी में फिर जापान का बैंक रजिस्टर कराया। तो ये पूरा सर्कल मैंने करना पड़ा था। कितना टाइम लगा इसमें? इसमें लग गया था सर मुझे 3-4 दिन तो लग गए थे। 3-4 दिन लग गए थे? 3-4 दिन लग गए थे फुल टाइम। जापान में एक चीज़ और है, वहाँ पर ना चीज़ें जैसे इंडिया में क्या है ना, आप कुछ सिम कार्ड लेने जाते हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा नहीं रहा होता है। आपने बोला सिम कार्ड चाहिए इतने रुपये है, दो अकाउंट खुल जाएगा 2 दिन में। वहाँ पर क्या है जापान में, कोई भी चीज़ आप ना कुछ भी करना चाहते हो तो आपको ना वो लोग बहुत प्यारे लोग हैं, वो आपको बैठाएंगे,
आपको एक एक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ाएंगे अच्छा। जापानीज में। आपको जापानीज आती नहीं है और आप वहाँ पर बैठ के जापानीज को इंग्लिश में हर बात को ट्रांसलेट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और वो 3-4 पेज का उनका ये बुक है और वो बता रहे हैं कि हर कंडीशन को समझा रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत तो नहीं है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। वहाँ पर मैं पूरा दिन बैठा हुआ हूँ तो टर्म्स एंड कंडीशन समझने में, सिम कार्ड लेने के लिए। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने बोल दिया बीच में कि यार मैं सर आप सब ओके है, आप मुझे दे दीजिए सिम कार्ड, तो बोलेंगे जब तक हम समझाएंगे नहीं आपको देंगे नहीं जापान। तो वो आपको पूरी चीज़ दिखाएंगे। बोलो मुझे समझ तो नहीं आ रहा। हाँ, पर मैंने बोला ओके ओके, सब हाँ हाँ करते करते सारा सिम कंडीशन ले ली और मैंने फिर तब जाके सिम कार्ड मिलता है। ये हर जगह है, गाड़ी लोगे या आप फ़ोन लोगे या कुछ भी लोगे ना, वो सारी कंडीशन आपको बैठाएंगे 3-4 घंटे तक। 3-4 घंटे तक? 3-4 घंटे तक। और यदि आपको मतलब वो टॉर्चर आपको सहन करना पड़ेगा। और एक चीज़ है, वो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि ये, तो आपको देंगे भी नहीं। इंडिया में क्या आपको बस आपको बेचना चाह रहा है हर कोई सेल्समैन। अच्छा। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं, आपको पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए सारी की सारी कंसेप्ट, तब जाके आपको देंगे, नहीं तो वो देंगे नहीं। क्योंकि मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो यही है, आपने इंडियंस को भी काम करते देखा है, भारत में लोगों को काम करते देखा, आपने जापानीज को भी काम करते देखा, दोनों के वर्क कल्चर में कुछ डिफरेंस देखा है काम करने के तरीके में? जमीन आसमान का अंतर होता है। क्या है? मैं एक एक करके बताता हूँ। हम लोग पहली बात तो वो टाइम पंक्चुअल बहुत होते हैं। टाइम के पंक्चुअल बहुत होते हैं। अच्छा। यदि आपका समय उन्होंने दिया कि अगले हफ्ते, होते सारे ही होते हैं या सारे होते हैं? सारे ही होते हैं? सारे होते हैं, सारे ही होते हैं। मैं उसका रीज़न बताऊंगा। अच्छा। और मैं पहले नहीं था, अब मुझे आके अब काफ़ी टाइम कंज्यूम में हो गया। पहले क्या होता है, यदि उन्होंने एक तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत परफेक्ट है। अच्छा। वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट है। तो आपको ना कहीं भी देश में जाना है तो एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट हर चीज़ पता होती है, कोई वहाँ पर फ्लो नहीं होता। तो किसी ने बताया कि आने वाले 2 तारीख को आपका 3 बजे मीटिंग है। यदि कोई कंपनी आ रही है मीटिंग करने के लिए और वो 2 बजे की जगह 11:55 पे पहुंच गई, तो वो कंपनी में घुसेगी नहीं, कंपनी के बाहर खड़ी रहेगी पूरी की पूरी टीम कोट पैंट पहन के। इसलिए क्योंकि टाइम नहीं हुआ, हो सकता है वो 5 मिनट वो कहीं से और काम में बिजी हो, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है हमें, तो 5 मिनट के बाद ही एग्जैक्ट टाइम पे खटकाएगी। और ये बहुत बड़ा कल्चर है जो इंडिया में नहीं है। इंडिया में आपको 2 बजे का टाइम दिया तो 2:15 हो जाएगा, 2:20 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बुला रहा है उसे भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ भी टाइम के पंक्चुअल हैं, लेकिन जैसे मैं वही पूछना चाह रहा था कि क्या वहाँ सारे के सारे लोग टाइम के पंक्चुअल हैं? हाँ, एक्चुअली वहाँ पर एक कंसेप्ट है, मतलब लोगों को मानना होता है कि यदि कोई बंदा टाइम का पंक्चुअल नहीं है तो वो कंपनी लायक नहीं है। अच्छा। वहाँ पर ये माना जाता है वो रिलायबल पर्सन नहीं है। तो कोई भी कंपनी में यदि आप किसी बंदे से काम लेते हो तो वो काम यदि टाइम पे नहीं आ रहा तो वो रिलायबल मान के उस कंपनी को रिजेक्ट कर देती है कंपनी, कि कंपनी रिलायबल नहीं है। ठीक है। इसलिए हर बंदे को ही सबसे पहला काम है पंक्चुअलिटी। और ये इतना उनके शरीर में, खून में जा चुका है कि बचपन से लेके अब तक वो पंक्चुअलिटी इतनी परफेक्ट है, हर चीज़ में पंक्चुअल रहते हैं। अच्छा। तो पंक्चुअलिटी का ये है। कुछ और देखा आपने उनमें? एक तो पंक्चुअलिटी है, दूसरी चीज़ उनका वर्क एथिक। वो क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसे कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो काइजिन प्रॉब्लम कहते हैं ना, ये बहुत कॉमन है काइजिन सिस्टम। वो एक प्रॉब्लम आया, उसे सॉल्व किया, सॉल्व तुरंत नहीं देंगे वो। एक चीज जैसे इंडिया में उसी काम को 1 हफ्ते में दे देंगे करके, वो 3 महीने लेते हैं। 3 महीने लेंगे? 3 महीने लेंगे सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं जब नया जब जापान में गया था, मैंने एक पीसीबी बनाई, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, बनवाई थी। मैं जापान से बनवा ली थी। सेम चीज़ मैं पहले इंडिया में बनवाता था, सेम मैंने जापान में बनवाई। इंडिया में बन जाती थी 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर। फर्स्ट जापान में तो 3 महीने ले लिए। वो क्या करें, उसे लेके पूरा एनालाइज करें कि यूज़र ने जो दिया है उसमें तो कोई कमी नहीं है, वो पूरा एनालाइज उनकी टीम कर रही है। फिर उन्हें आने के बाद वो देख रहे हैं कि उनके सिस्टम में क्या प्रोसेस है, वो मॉडिफाई करा रहे हैं हमारे साथ बैठ के, करके आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। करने के बाद जब हो गया, डबल होने के बाद वो 1-2 महीना उसे वेरीफाई, टेस्टिंग, बहुत सारे प्रोसेस कर रहे हैं कि जो भी क्लाइंट के पास जाए वो परफेक्शन में जाए। इंडिया में हम बना देते हैं प्रोटोटाइप, यदि पसंद नहीं आता क्लाइंट को तो दोबारा बना देते हैं अच्छी कटसी रखने के लिए, पर वो देंगे तो परफेक्शन के साथ ही देंगे। यहाँ पर जापान में परफेक्शन को लेके बहुत एक वो होता है कि जो भी चीज़ देना है परफेक्शन के साथ देना है। अच्छा।
तो इसका एक चीज़ है, एक चीज़ जो मुझे इंडिया और जापान में मुझे लगता है कि इंडिया में हम लोग टाइम से देना चाहते हैं, और यदि कोई आप प्रोटोटाइप बनाना चाहते हो तो उसकी टेक्नोलॉजी भी है, लोगों के पास बना सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी से नहीं है। पर जापान में क्या है, जापान में हर चीज़ परफेक्शन से है। प्रोटोटाइप भी बनाएंगे तो वही परफेक्शन से ही बनाएंगे। तो जापानीज लोगों के साथ मैं अभी 7 साल से काम कर रहा हूँ, मैं खुद भी डेवलप करवाया हम लोगों ने, मेरी टीम है खुद। मैंने कई बार जब बात करी तो अब मुझे रियलाइज़ होने लगा लोगों ने, अब लोगों ने जो प्रोटोटाइप होता है ना वो जापान से ना बनवा के हम लोग चाइना से बनवाने लग जाते हैं। अच्छा। चाइना में वही है फास्ट बनाने वाला, क्यों ना गलती कर देंगे 1000 पर फास्ट बना के दे देंगे। स्पीड से देंगे चाइना वाले। हाँ, प्रोटोटाइप हम वहाँ से बनाते हैं। जब प्रोडक्शन होता है तो हम या तो जापानीज कंपनी को लेते हैं, या फिर चाइना की भी टॉप कंपनी जो बिहेव करती हैं जापान की तरह, काम करते हैं परफेक्शन में। आशीष भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंडियंस को जापानीज से कुछ सीखना चाहिए? और अगर मैं बात करूँ, क्या जापानीज को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए? जी, मैं जब पहली बात करूँ, जब इंडिया को जापान से क्या सीखना चाहिए? हाँ। एक परफेक्शन किसी चीज़ को, हम्म। और हार्ड वर्किंग। वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग है हमारे रिस्पेक्ट पे। कैसे? क्या 24 घंटे काम करते हैं? यस, वो ना 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, पर मतलब हफ्ते में वो इतना काम करते हैं, ऑफिस आवर्स के बाद भी काम ही कर रहे हैं। वहाँ पर एक कल्चर है कि आपका बॉस जब तक आपको चले नहीं जाए आप नहीं जा सकते छोड़ के। उनकी फैमिली लाइफ सब ठीक होती है क्या? मतलब जो पर्सनल लाइफ वगैरह है? इंडिया का मामले बहुत बुरी है। क्या होता है कि वो परफेक्शन ऑफिस को ज़्यादा टाइम देते हैं पर्सनल लाइफ के मुकाबले। अच्छा, पर्सनल लाइफ चलती है फिर उनकी? हाँ, मतलब इंडिया से जितनी तो नहीं चलती, पर इंडिया से तो कम ही है, पर चलती है। ठीक अच्छा, ठीक है। और जापानीज को क्या सीखना चाहिए इंडिया से? इंडिया से सीखना चाहिए स्मार्टनेस। अच्छा। इंडियंस जब काम करते हैं, जापान का क्या कल्चर है बता दो काम का। हम्म। वो एक पीढ़ी ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टमेटिक है, सिस्टम बनाया है। उनके आने वाले प्रोसीजर जो होते हैं, प्रोसीडिंग जो होते हैं, वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और फिर उसके आने वाले भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया कि आपको रोड को यूँ ना आकर यूँ घूम के आना है, तो लोग बिना क्वेश्चन पूछे वही फॉलो करेंगे। अच्छा। हमेशा। क्यों ना, वक्त के साथ वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं तब भी। कंपनी में भी ये होता है, इंडस्ट्रीज में भी एक सिस्टम बना हुआ है। यदि आपको ऐसे ही आपको काम करना है, उस सिस्टम में हर कोई वैसे ही काम करना है, क्यों नहीं, सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत डेवलप हो चुके हैं, अब चीज़ें वो नहीं है, पर सिस्टम वो बना है तो सिस्टम ही फॉलो करेंगे सेम लेवल के। ठीक है। जब कोई इंडियन आता है जो देखता है सिस्टम, वो बोलता है यार ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, अब ऐसे कर लीजिए, अब जो आप 4 दिन में कर रहे हो वो आप 1 दिन में कर लो काम। सही बात। और परफेक्शन से वहाँ वो मात खा जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे सिस्टम से लड़ें, मतलब अपने। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियंस को, जो मुझे लगता है कि वहाँ पर जापानीज़ को वहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है जापानीज़ को सीखना चाहिए कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन जिस लेवल पर हुई है वो जापान में नहीं हुई है, या किसी और कंट्री में नहीं। अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, हमारा यूपीआई सिस्टम है, वो मुझे लगता है कि दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। मैंने कई कंट्री घूमा हूँ, पिछले साल मैं हांगकांग गया था, मकाओ गया था, उससे पहले यूएस गया था, उससे पहले मैं शंघाई गया था। पर ये सिस्टम है ना, आप हर जगह कैश ही दे रहे हो। चाइना एक बार को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर लिया है उसने, उसका अली पे चीज़ें ऐसी आ गई हैं। पर जापान में अभी भी इतना सारे पेपर कंटेंट होते हैं, ना कि डिजिटल चीज़ें, और हर चीज़ में काफ़ी जगहों पे अभी भी कैश यूज़ होता है। यूपीआई जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। यूपीआई मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है, जो मुझे लगता है इंडिया से सीखना चाहिए जापान को। जापान से एक तो इंडियंस को इससे स्मार्टनेस सीखनी चाहिए, चीज़ों की हर चीज़ को ट्रेडिशन करके आपको एक स्मार्ट अप्रोच में हमेशा लेके चलनी चाहिए। दूसरी चीज़ डिजिटलाइजेशन, हर चीज़ वहाँ पर पेपर के फॉर्म में चलता है, जो लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उन लोगों के लिए, और वो वेस्टेज ऑफ पेपर भी है, ट्रीज़ है, जो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। इंडिया में वो चीज़ काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग, हमारे पास डिजिटलाइजेशन है, पेपर यूज़ ना करके, पेपर कैरी ना करके वो करते हैं। ठीक है। इंडिया को जापान से क्या सीखना चाहिए उस केस में बताएं। पहली चीज़, एक तो जापान में क्या कल्चर है, वहाँ पर ना कोई अपने घर से ज़्यादा बाहर जो है उसे साफ रखता है। अच्छा। लोग ना घर के बाहर गंदगी नहीं करेंगे, घर के अंदर एक बार वो गंदगी कर देंगे। यदि आपको बाहर जा रहे हो, आपने कुछ खाया, पन्नी का कूड़ा जो भी है गीला, वो भी पॉकेट में डाल लेंगे।
अब किसी डॉगी या पेट को लेके जा रहे हो, उसने पॉटी करी, उसे पकड़ के उसे जेब में डाल लेंगे या अपने बैग में डाल लेंगे ऑफिस के, बहुत कुछ सीखना चाहिए जैपनीज यूनियन और से। घर जाके उसे फेंकेंगे, अच्छा। है ना। तो एक बार को उनका घर एक बार को गंदा होगा, पर जो बाहर का जो देश है, एनवायरनमेंट, उसे वो क्लीन ये रखते हैं बहुत उनका अच्छी चीज, दिलों में। ये इवन बहुत वो बड़ी बात है। चलते हुए खाते भी नहीं है कि उसका कुछ चूरा वूरा जमीन पे गिरेगा तो वो सही नहीं है लोगों के लिए। अच्छा, एनवायरनमेंट पेंट करते हैं। मतलब तंबाकू वगैरह, पान तम्बाकू तो वगैरह। बैंड ही है, अच्छा। ऐसी चीज़ें तो उन्होंने सुना भी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मुझे पूछनी थी, आपका रूटीन क्या रहता है? जब मैं उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ें करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ चीज़ों का कि अपने मेरा दिन का क्या प्लान रहेगा। उसके हिसाब से मैं प्लान प्रायोरिटाइज करता हूँ। उसके बाद मैं अपने मेनली जो काम है, मेनली प्रोडक्ट, उस पर काम करता हूँ करीब शाम तक, जब तक मुझे लगता है कि मेरी एफिशिएंसी डाउन नहीं होने लगती। क्योंकि मेरा ना हार्डवेयर बेस्ड कंपनी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ना इंडिया में सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जापान में जब सेफ्टी होती है ना, तो क्या होता है कि एक स्टडी करी गई है कि 2 से 3 के समय ना सबसे ज़्यादा नींद आती है। उस समय कोई भी इलेक्ट्रिकल काम या कोई भी मैकेनिकल काम, यदि कुछ भी आप टच भी करते हो तो उसमें चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ समय हम लोग स्किप कर देते हैं, वो काम नहीं करना है। उस समय ब्रेन वाला काम करो या उसे छोड़ के रेस्ट कर लो। वो चीज़ मुझे लगता है कि वो है। उसे करने के बाद जब मैं शाम को आता हूँ तो मैं थोड़ा जिम जाता हूँ, और मेरी हेल्थ को देख के लगता नहीं है, पर मैं बीच बीच में अप एंड डाउन होते रहते हैं। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करता हूँ। फैमिली साथ ही रहती है आपकी वहाँ? मेरे सामने साथ रहती है। ठीक है। मेरा अभी भी न्यू बेबी हुआ है। हाँ। तो अभी उसे देखने में मेरा काफ़ी अच्छा लगता है। बधाई हो, बधाई हो आपको। जी जी। अदर कंट्रीज जो हैं वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो प्रोग्रेस कर रही है, उनका मेन रीजन क्या है? देखिए, इंडिया के पास ना रिसोर्सेज बहुत खूबसूरत है ना, बस हमें इंडियंस को उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। क्या है, हमारे पास समतल ज़मीन है, हमारे पास अर्थक्वेक नहीं है, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड इतनी अच्छी है, हमारे पास संसाधन रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं। ये सारी ना जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे पास बेनिफिट मिला है कुदरत से, वो वर्ल्ड में नहीं है हर जगह। तो उनकी चैलेंजेस अलग है। मैं एग्जांपल लेता हूँ जापान का। जापान में क्या है ना, वो सब ना लावा या उससे ही बना है, और वहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न है, तो वहाँ पर प्लेट्यू की वजह से वहाँ पर अर्थक्वेक काफ़ी आते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर खेती नहीं कर सकते आप प्रॉपरली, तो वहाँ 50% बाहर से खेती मंगाते हैं। और उनके पास प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड, जो बताया एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। उनके पास भूकंप इतने ज़्यादा कि पेड़ टूट जाता है। उनके पास जो रिसोर्स है जिससे वो सीख सकते हैं, जिससे कमाई कर सकते हैं, वो है टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी में ही फोकस कर रही है पूरी कंट्री, कि हम टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे लेके जाएं कि उसी को बेच के ही हम अर्निंग कर लें, और ये बाकी जो कमियां हैं उसे वो टेक्नोलॉजी की कॉस्टिंग से नेगोशिएट कर दें कि वो एक्सपेंसिव ना पड़े देश को। यही मेरा क्वेश्चन था ना, जी। कि आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी के मामले में जापान इंडिया से कैसे आगे है, और क्या ऐसे एरियाज भी हैं जहां इंडिया और जापान मिलकर काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर भी रहे हैं। अच्छा। जैसे जापान में अभी हमारे यहाँ देश में मेट्रो कब आई है? दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो आई थी, वो कुछ 2000 के आसपास आई है। जापान में कब आई है? 1988 में करीब, मतलब आज से 100-150 साल पहले आ चुकी है। वहाँ से मेट्रो चल रही है अभी भी, आज भी चल रही है। तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने फोकस किया कि यार मेट्रो ही करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ पर उनके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है जी जिस पर कर सकते। ठीक है। टेक्नोलॉजी को बेच बेच के करते हैं। तो जितनी हमारे दिल्ली में जो मेट्रो है वो जापान से आई है, इम्पोर्टेड है। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग जापान से टेक्नोलॉजी इस मामले में, रोबोट्स वर्ल्ड में 60% रोबोट्स हैं ना, वो सिर्फ जापान में यूज़ हो रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर कल्ले पे बैठता है बंदा ना पैसा काउंट करने, वहाँ पर कोई नहीं बैठता। वहाँ पर रोबोट मशीन होती है, बंदा आएगा, वो जो खाना है वो क्लिक करेगा, मतलब पैसा वहाँ देगा। सेठ जी नहीं होते हैं? नहीं, वहाँ शेठ जी नहीं होगा, और वहाँ पर ट्रस्ट भी नहीं है। यहाँ पर ट्रस्ट भी इशू अच्छा, बहुत वहाँ है। मोटे लोग होते हैं? बहुत, यस, मैं कहूँगा बहुत कम होते हैं, पर होते हैं। अच्छा। आपने सुमो सुना होगा? हाँ। सुमो जापान से आया है। अच्छा। सुमो, हाँ। क्योंकि सुमो ही मुझे ध्यान में आ रहा था, तभी जी मैं जी आपसे पूछ रही थी। जी। हाँ। सुमो एक्चुअली ना कोई फाइट नहीं होती है। हम लोगों का माइंडसेट होता है कि सुमो एक फाइट है। सुमो उनका ना एक रिलीजियस स्टफ है। अच्छा। वो चाहते हैं कि सुमो को एज रेस्पेक्ट के फॉर्म में देखते हैं। ओके। वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जो उनकी तरफ से होता है। उनके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, पर इस मोर लाइक उन्हें रेस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है। ऐसे फाइट नहीं बोलते वो लोग। अच्छा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं?
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं पूरी तरीके से नहीं करता, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यदि आप कुछ करना चाहते हो, कोई चीज़। इतनी अचीवमेंट्स ली, इतनी इन्वेंशंस की हैं, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या आपकी लाइफ में, क्योंकि आज के दिन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ट्रेंड कर रहा है ये वर्ड, है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ काम किया है क्या? देखिए चीज़ें क्या है, कैसे काम करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मोर लाइक आप पहले मन बनाते हो कुछ करने का, है ना। जब मन बनाते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिमाइंड कराता है बार बार वो करना है, आपको टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है या उस चीज़ पे करना है। वो आपको एक मोटिवेशन देता है जिससे आप वो कर जाते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। वो हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं होती है। यदि एक बंदे के लिए कुछ कमियां उस साइड में आ रही है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बार बार उस एक सेम चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। और कोई बंदा यदि दूसरी चीज़ों में है, वो कंसंट्रेट कर पा रहा है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह कुछ और गेन करना चाहिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है वो जापान में फॉलो होती है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, कभी आपने देखा है, सुना है वहाँ पे? नहीं। नहीं। जो जापानीज सोसाइटी में डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है? और डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कौन से प्रिंसिपल या टेक्निक हैं जो इस डिसिप्लिन को बढ़ावा देती हैं? पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर सोशली पब्लिक में आप जाते हैं तो गंदगी करना, एक उनका माइंडसेट होती है कि उनकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो। क्यों ना ट्रेन हो या बसेस हो, तो सब लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं कि मेरे फ़ोन की रिंग से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। ये एक डिसिप्लिन है कि फ़ोन में जाने से पहले, ट्रेन में जाने से पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं या साइलेंट कर लेते हैं या हेडफोन लगा लेते हैं जिससे किसी और को परेशानी ना हो। ठीक है। या बसेस में जाते हैं तो बंद कर देते हैं, या पब्लिक डोमेन में जहाँ भीड़ हो रही है तो वहाँ बंद कर देते हैं जिससे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो उनकी वजह से। तो ये डिसिप्लिन होता है जो मुझे लगता है बेटर है। दूसरी चीज़, वो कूड़ा नहीं करते, उसका डिसिप्लिन वो रखते हैं, सामान संभाल करते हैं जिससे सोसाइटी में गंदगी ना फैले। तो कुछ चीज़ें सोसाइटी ये है। कॉर्पोरेट लेवल पे मैं लेके जाऊँ तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि हर कंपनी में वो इतने पंक्चुअल होते हैं, किसी से मिलने का टाइम है मीटिंग का तो एग्जैक्ट उसी समय पे पहुंच जाएंगे। उससे डिले 1 मिनट भी लेट हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ समय पहले ट्रेन ना कुछ 5 मिनट लेट हुई थी। ठीक है। एक ट्रेन, एक मेट्रो ट्रेन। उस मेट्रो में 5 मिनट की वजह से जो लोगों को दिक्कतें हुई थी, तो जो गाड़ी चलाता था वो बंदा बाहर आके सबसे सॉरी बोलता है सारे पेशेंट से कि मैं 5 मिनट लेट आया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा, सबसे आके 5 मिनट? 5 मिनट के लिए। और इंडिया में 5 मिनट के लिए हो जाए तो बोला ये तो है ही, एक्सपेक्टेड है। 5 मिनट या तो 15-15, 20-20 मिनट भी। यस। ठीक है। जापान में काम के दौरान फोकस बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? क्या आप कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में बता सकते हैं? यस, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो काम करते करते जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मैं इंडिया में करता हूँ उससे डिफरेंट हो सकता है, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो इंडिया में भी। पहली चीज़, वहाँ पर जब काम स्टार्ट होता है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ करके वो बाहर रख देते हैं अलग जगह पे। कोई कहता नहीं है, पर एज ए जैपनीज उनके काम में वो लाते नहीं, उससे डिस्ट्रैक्शन आएगा उनके काम में या उनके माइंड सेट में डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो फ़ोन को साइड रख देते हैं। यदि कोई इमरजेंसी केस होता है तो उनके पास ऑफिशियली टीम्स पे कॉल आ सकता है, फैमिली के किसी के थ्रू, वो एक चैनल होता है पर कोई करता नहीं है। लोग पर्सनल कॉल पे करते हैं, ऑफिस में कॉल नहीं करता। तो एक ये चीज़ है कि आपके पास कोई फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं है कहीं भी। दूसरी चीज़, वो जब काम करते हैं, जैसे उनका टाइम है 9 से लेके 12 बजे तक, वहाँ से 12 से एक लंच होता है, बहुत स्टैंडर्ड। 9 से 12 के बीच में आपका कोई भी पर्सनल काम या अपना कोई पर्सनल काम कुछ नहीं करेंगे। 9 से 12 ही करना है तो वो 9 से 12 रखेंगे। 9 से 12 के 12 से 1 के बीच में सारा काम करेंगे, हंगामा, खेलना कूदना, जो भी इंजॉय करना है सब करेंगे। 1 बजे एग्जैक्टली आके वो फिर पीसी पे आ जाएंगे और काम करते रहेंगे एग्जैक्टली जब तक 5 मिनट नहीं बजते। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो करते रहेंगे। ये डिसिप्लिन है डिस्ट्रक्शन के लिए। वो यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सेम चीज़ को, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। या एक अच्छा चीज़ जो मुझे कंसेप्ट लगा ना जापान और इंडिया में, जो फिजिकली, इंडिया में क्या होता है, अभी आपको कुछ नहीं आता है तो आप पूछने से पहले खचखतराते हो, वहाँ ऐसा नहीं है। और यदि आप पूछते हो कोई चीज़ जापान में तो वो अच्छा माना जाता है। अच्छा। जैसे कि इंडिया में लगता है कि मैं इसे पूछ लूँगा तो उसे लगेगा कि इसे कुछ ये भी नहीं आता। जापान में नहीं है, आपको ना कनेक्टेड रहना है टीम वर्क की तरह, हर चीज़ पूछते रहो।
आपको लगता है कि आपको ये नहीं है आता तो कंपनी उस बंदे से पूछो, अपने कलीग से पूछो, अपने बॉस से पूछो, वो भी आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है। तो इससे ही सारा पूरी टीम का स्ट्रांग होती है। एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जो जी। काइजन प्रिंसिपल के बारे में कुछ बताइए, ये कैसे पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में मददगार है? यस, काइजन क्या है बेसिकली, ये शायद टोयोटा मोटर्स की तरफ से आया था, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। बेसिकली क्या कंसेप्ट है इसका, सिंपल कंसेप्ट है कि आप जो भी बना रहे हो वो स्टेबल नहीं है, आप उसे इम्प्रूवमेंट करते रहो सेम चीज़ में। अच्छा। और कोई भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। आपने एज्यूम करो एक जैसे मैंने एक ये गिलास बनाया पानी का, पानी गिलास बनाया, बन गया है, पानी होल्ड कर पा रहा है, मैं पी पा रहा हूँ, अच्छा भी दिख रहा है। पर एक जैपनीज जब बैठा होगा तो वो देखेगा कि इसमें कमियाँ क्या हो सकती हैं। तो वो, ये आपने फिश बोन डायग्राम सुना है? फिश बोन डायग्राम क्या होता है, वो हर प्रॉब्लम को एक फिश बोन की तरह निकालते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके क्या क्या फेलियर रीजंस होते हैं ट्रबल शूटिंग में। अच्छा। कि और वो हर प्रॉब्लम के 5 लेवल तक जाते हैं। ऐसे ही इस बोतल में ये देखते हैं तो वो देखते हैं कि इसे और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या इसे हल्का ट्विस्ट करना चाहिए, या इसके बीच का बेस बढ़ाना चाहिए, क्या डिज़ाइन में होल्डिंग में मेरे फिसल सकता है, एक्सीडेंट चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें कैसे हम इसे इवॉल्व करते हैं ये सोचते रहते हैं। हर दिन ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है जो चलती रहती है हर चीज़ डेवलपमेंट में, हर प्रोडक्ट के साथ होता है। ठीक है। तो इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे। एक क्वेश्चन और है, आपकी भी कंपनी है? जी। वो क्या काम करती है? जैसे कि ये कंपनी है जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से देखा था कि इंडियन इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स है, जो मशीन्स की हो गई दिक्कतें। और जापान में भी मैंने देखा कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हार्डवेयर लेवल पे चीज़ आती है कि आप हार्डवेयर को कैसे सॉर्ट कर सकते हो। EML में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जापान में जितना जितना यहाँ पर है। ठीक है। तो उस चीज़ को लेके हमारी जो कंपनी है ऑटो सिस्टम बेसिकली उसी पे काम करती है कि हम AI/ML की टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में कैसे इंकॉर्पोरेट करें, वो भी सिर्फ एज ए PC पे नहीं, वो रियल हार्डवेयर मशीन्स पे कैसे काम कर सकते हैं। तो हम लोग मशीन का डेटा लेते हैं, मशीन पे हम लोग कैमरा लगा के उसकी रीडिंग्स नोट करते हैं, मल्टी एनालिसिस प्रोसेसिंग होती है, उसका डेटा एनालाइज होता है, उसके बाद पूरा एक्सेल शीट रिपोर्ट होता है, वो सब चीज़ों पर काम करते हैं जिससे एक उस सिस्टम को और बेटर बना सकते हैं इंडियन मार्केट में। हम उस पर काम करते हैं। तो भाई लोगों, आपके बिहाफ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आशीष से पूछे क्योंकि इनको जापान जाना है। तो जितने क्वेश्चंस मैं पूछ सकता था, इनकी सक्सेस के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में, जो जापान में रहते हैं वहाँ के बारे में, तो जैसे ही दोबारा आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तब तक मैं जनता से भी बहुत सारे क्वेश्चंस और तैयार रखूँगा। बाकी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बेमिसाल हैं। आप आगे बढ़ते रहिए और बहुत अच्छा काम करें, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है आप पे। थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट पे आए। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आई होप हमारी जनता ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। क्या क्या सीखा नीचे कमेंट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।